हाँ तो छात्रों, पिछले दिनों में हमने लेसन 2 एसिड बेस और साल्ट खत्म किया था, अम्ल क्षार और लवण। आज हम देखेंगे धातु, अधातु और उपधातु मिश्र धातुओं के बारे में। ठीक है, क्या है लेसन? मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु या मिश्र धातु जो होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इधर है आपका एस ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से लेके ये डी ब्लॉक पूरा, और जहां तक ये ब्लैक एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जहां तक ये ब्लैक एलिमेंट्स हैं का, ये सभी क्या हैं? आपके मेटल हैं। क्या है? मेटल हैं। और ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है? आपका नॉन मेटल है। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत? नॉन मेटल मीन्स अधातु। ये सभी अधातुएं हैं और ये सब धातु हैं। ये धातु हो गए, अधातु। ये बीच में जो ब्लू कलर के कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये आपके उपधातु कहे जाते हैं। ये ना तो पूरी तरह से धातु होते हैं और ना ही पूरी तरह से अधातु होते हैं। इनको हम मेटलाइट्स कहते हैं या उपधातु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लेसन पे। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। धातुओं के उदाहरण आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु का एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जो भी गैसें हैं वो तो सब एक्चुअली में अधातुएं ही होती हैं। ठीक है, और जो भी धातु हैं, तत्व है जो, वो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी धातुएं होती हैं। इनके भौतिक गुणधर्म क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते चलिएगा। कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी धात्विक चमक कैसी होती है? तो धातुओं में एक विशेष तरह की चमक होती है, धातु चमकदार होते हैं। और धातुएं चमकीली नहीं होती, सिर्फ आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन क्या है? अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, क्योंकि ये क्या है? एक तरह का एक्सेप्शन है। ठीक है, दूसरा कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है? कठोर है। ठीक है, अधातुएं कठोर नहीं होती। अब गैस है तो वो कहाँ से कठोर होगा, या होगा भी तो ज्यादा कठोर नहीं होगा। कुछ ऐसे भी हैं। कार्बन क्या है? कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे बड़ा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और ये अधातु भी है। ठीक है, तो और इसमें धातुओं में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं और इनको चाकू से काटा भी जा सकता है। तो चूंकि ये मुलायम है, अब ये अपवाद है इसमें, मुलायम है तो धातु तो है लेकिन मुलायम धातु है, इनको चाकू से काटा भी जा सकता है। तो ऐसा मत इनको अधातु ना समझ लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अगला इनका रूप कैसा होता है? इनका रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, पारा को छोड़ के। पारा कमरे के ताप पे भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन जो है कैसा है? वो तरल रूप में भी होता है। ये अधातुएं गैस या ठोस में होती हैं, लेकिन सिर्फ ब्रोमीन ऐसा है जो सामान्य अवस्था में भी जो है कि लिक्विड स्टेट में होता है या तरल रूप में पाया जाता है। अधातुवर्धनीयता। अधातुवर्धनीयता एक गुण है धातुओं को पीट करके उसको बढ़ाने का। ठीक है, धातुओं को जब पीटा जाता है तो वो फैलते जाते हैं। इस गुण को हम कहते हैं अधातुवर्धनीयता। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातुओं के साथ ऐसा नहीं किया जाता। अब ऑक्सीजन को पीट के चादर कैसे बनाइएगा? गड़बड़ा जाएगा ना। आगे चलते हैं। तन्यता। तन्यता भी गुण है एक। ठीक है, ये एक भौतिक गुण है तन्यता। किसी चीज को तार के रूप में खींच के लंबा करने का जो प्रोसेस होता है, इसको तन्यता। उसके अंदर कितना फैलने, खींचने की कितनी ज्यादा क्षमता होगी, वही उसकी तन्यता कहलाएगी। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, और धातुएं तन्य नहीं होती। कार्बन को खींचिएगा टूट जाएगा, नहीं खींचा पाएगा। ठीक है, विद्युत व उष्मा का चालक। चालकता भी एक गुण है, आप जानते हैं विद्युत व उष्मा का चालक होना भी क्या है? एक गुण है। जिस ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा या उष्मा का प्रवाह हो सकता है वो कुछ सुचालक कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता वो कुचालक कहलाते हैं।
सामान्यतः धातु में विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे लोहा है, लोहे की छड़ से करंट भी पास कर जाएगा और लोहे के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सिर्फ सीसा और मरकरी को छोड़कर ये दोनों क्या हैं, कुचालक हैं। अधातुओं के गुण देखें तो सामान्यतः अधातु में विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ है, इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन। केमिस्ट्री का ही एक्सेप्शन ही एक्चुअली में मेजर केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन ही पढ़िए। ठीक है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, ये अधातु है लेकिन फिर भी ये क्या है, सुचालक है। हाँ, एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री का वो है, आकाश जी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। घनत्व, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ही वो पदार्थ ठोस होगा। सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है, किसका, ठोसों का, या आई मीन सॉरी धातुओं का। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है क्योंकि ये मुलायम धातुएं हैं और ये अपवाद भी हैं। ये धातुएं हैं लेकिन ये धातुओं का गुण कम प्रकट करती हैं, मुलायम धातुएं हैं। अधातुओं में सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, या सामान्यतः ठोस होंगे भी तो कैसे होंगे, मुलायम ठोस होंगे। ठीक है, ध्वनिक कैसा गुण है देखें, इसमें से साउंड निकले। धातुओं को आपस में टकराएंगे, किसी सतह से टकराएंगे तो इनसे एक आवाज पैदा होती है। इस ध्वनिक को सोनोरस कहा जाता है, सोनोरस। सोनोरस में जिसमें से कोई ध्वनि निकले पीटने पर। और धातुएं ध्वनिक नहीं होती, इनमें से कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, पीटेंगे, बजाएंगे या टकराएंगे आपस में तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्साइड्स बनाने की प्रवृत्ति, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन से मिलती है तो ऑक्साइड बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैसा होगा, क्षारकीय होगा, ना कि अम्लीय। अम्ल और क्षार तो पढ़ चुके हैं ना, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के ही ऑक्साइड बनाती हैं। जब ऑक्सीजन से मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी, और वो ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। वह धातुएं क्या करती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जब धातुएं अम्ल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो जो भी अम्ल का ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा, सॉरी धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो जो ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अभी हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला है वायु के साथ अभिक्रिया, यानी ऑक्साइड बनाएगी, वही जो ऊपर अभी हमने एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अभी ऊपर देखा ना हमने, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु का ऑक्साइड, जैसे कॉपर हमने ले लिया, ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ये कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। गुड, आगे चलिए। एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ये है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ये भी कैसा होगा, क्षारीय होगा। किसी को कोई दिक्कत। मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। ठीक है, लेकिन बनाएंगी क्या, धातु का ऑक्साइड ही बनाएंगी। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों वायु में आकस्मिक अभिक्रिया करते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक अभिक्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं, जिसको रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट याद रखिएगा, साइंस का ये फैक्ट है। और अब और धातुओं के गुण देख लीजिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, पीबी को लेड भी कहते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को क्यों साफ किया जाता है, पढ़ा कि नहीं, ताकि वो अच्छे, मैग्नीशियम रिबन के अवक्षेप को क्यों साफ किया जाता है, ताकि वो अच्छे से जल सके। एक बार पढ़ाया था ना रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो वो याद रखिएगा। परत चढ़ जाती है, इस परत को साफ करना होता ताकि वो अच्छे से जले।
आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगते हैं। ठीक है, आयरन को वायु में गर्म करेंगे तो जलेगा नहीं, लाल हो जाएगा, जलने नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी का चूर्ण डालते हैं तो क्या होगा, आग तेजी से जलने लगती है। कापर भी जलता नहीं, लेकिन काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। उसको जलाने पे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे, गर्म करने पे कापर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाएगी। ठीक है, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सोना चांदी कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए ये कभी खराब भी नहीं होते। ठीक है, इनका संक्षारण भी नहीं होता और इनके आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, इनके अंदर लस्चरस होते हैं, लस्चरस में चमकने का गुण होता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहे जाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक लवण बनेगा और जल बन जाएगा। यही क्षार के साथ, ये क्षार है और ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और जल बना रहा है। एक ये भी एक लवण है, ये भी एक लवण है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, देखें, धातु प्लस जल, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। धातु का ऑक्साइड फिर जल जोड़ दिया, फिर धातु का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। भाई जल जोड़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड ही पड़ेगा ना, किसी भी प्रोसेस में ज्यादातर जल जोड़ने पे हाइड्रोक्साइड बना लेता है। चलिए आगे देखते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया क्या क्या होता है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। धातु की गर्म जल के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम की धातु का इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब का अभिक्रिया करने पे ये क्या होगा, तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। अगर जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, किसकी, धातु की, इन सभी धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ कुछ नहीं होती। ये भाप के साथ वाष्प साथ क्रियाशील करते हैं। ठीक है, और जल है, जल की भाप है, तो भाप के साथ ये अभिक्रिया कर लेते हैं। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया कर लेता है, मैग्नीशियम भी एक धातु है, धातुओं के गुण हैं। ठीक है, और ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ऐसी ये ऐसे धातु हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये कुछ धातुओं के गुण हो गए, एक एक का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कैसे ये अभिक्रिया करते हैं। सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन गैस और एनर्जी रिलीज कर गया। कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मैग्नीशियम जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन है तो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अभी अगला क्या है, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ। ये सभी क्या है, तनु अम्ल है। थोड़ा सा वैसे HCl तो है अम्ल, लेकिन इसको डाइल्यूट करके यूज किया गया है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा धातु जब भी अभिक्रिया करती है। ये सारे मेटल्स हो गए, मेटल्स। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये सब बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, कोई धातु है और एक्चुअली में उसकी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो वो सक्रियता श्रेणी को फॉलो करती है। एक धातु है, लवण का विलयन लिया तो दूसरा लवण और धातु बन जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ नोट कर लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक धातु दूसरे धातु को यहाँ विस्थापित कर देगा। विस्थापन अभिक्रिया आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये किस बेस पे होगा, सक्रियता श्रेणी के बेस पे, सक्रियता श्रेणी के आधार पर ऐसा होगा। जो ज्यादा सक्रिय तत्व होगा वो कम सक्रिय तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। देखते हैं, आइए आपको दिखाएं।
अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। अब सक्रियता श्रेणी पहले यहाँ नीचे देख लीजिए। सक्रियता श्रेणी क्या होती है पहले ये जान लीजिए। सक्रियता श्रेणी क्या है? क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को प्रयोगात्मक तरीके से प्रैक्टिकली चेक करके तत्वों की एक सारणी बना दी गई, श्रेणी बना दी गई, जिसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कौन सा तत्व ज्यादा सक्रिय है, कौन सा कम है, यहाँ सक्रियता श्रेणी दी गई है। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी अधिक क्रियाशील हैं। यहाँ धीरे धीरे कम हो रही है सक्रियता, फिर और नीचे जाएंगे सक्रियता और कम होती चली जाएगी। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है? यहाँ देखिए, चांदी सबसे कम, पारा उससे थोड़ा ज्यादा, कापर थोड़ा उससे ज्यादा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ही क्या है? मिडिल पॉइंट है। इससे नीचे आएंगे कम होती जाएगी, ऊपर जाएंगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे पॉइंट देखें, धातुओं की अधातुओं के साथ क्या क्रिया होगी? जब धातु अधातु मिलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति, आपको पता है कि अष्टक नियम के बारे में आपने सुना होगा। सभी धातु अधातु या कोई भी तत्व अपने बाहरी कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए जब उन्हें कोई ऐसा धातु अधातु मिले तो वो आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, ताकि तुम मुझे उतने इलेक्ट्रॉन दो जितने की मुझे जरूरत हो और हमसे साझा संबंध स्थापित कर लो, ऐसा तत्व करते हैं। तो इस प्रकार वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं की जो जरूरत है अगर वो पूर्ण कर रहे हैं तब तो अभिक्रिया हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। धातु के परमाणु को अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करने और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जैसे में आप इधर से कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, ठीक है, NaCl, Na क्या है? एक धातु है, Cl क्या है? अधातु है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन पे माइनस और सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, और ये वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतया लेन देन करके ये यौगिक बनाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में दिया भी है, ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया भी है। सोडियम 281, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब इन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और कैल्शियम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ सोडियम के पास अब एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, दे दिया क्लोरीन को, ये क्लोरीन का 8 हो गया। तो इसके पास जो 2 8 1 था, तो ये जब 1 दे दिया तो ये पगले के पास 10 बचा ना, तो बाहरी कोष में यहाँ भी 8 हो गया। इस तरह से ये आयनिक यौगिक बनाते हैं और वैद्युत संयोजी बंध इनके बीच होता है। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध होता है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म इंपॉर्टेंट है। ये गुणधर्म क्या होता है देखते हैं। भौतिक प्रकृति, वे ठोस व कुछ कठोर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं, टूटते हैं। भंगुर का मतलब तुरंत टूट जाना। गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता कैसी होगी? कम होगी। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व कैरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। बहुत हल्का है तो नहीं घुलेंगे, कैरोसिन है, पेट्रोल, ये हल्की चीजें हैं, इसमें नहीं घुलते। लेकिन नॉर्मली प्रायः घुलनशील, जैसे ये NaCl आपका साधारण नमक जो है ये घुलनशील है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। विद्युत की चालकता
आयनिक यौगिक जलीय विलयन में कैसे होते हैं? जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। नमक का ढेला लेके उसमें जो है करंट पास करवाइएगा तो नहीं होगा, लेकिन उसी को नमक को पानी में घोल के तब पास करवाइएगा तो शॉर्ट मारेगा, फिर उठ नहीं पाइएगा। धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होगी? खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क क्या इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा आप लोग। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व और यौगिक उपस्थित हैं वो सभी क्या हैं? खनिज कहलाते हैं। अगला अयस्क। अयस्क किसको कहते हैं? क्या है अयस्क? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी है, उसे अयस्क कहते हैं। ऐसा नहीं कि निकाल के हानि पहुंचा लीजिए, ठीक है, या घाटे में चले जाइए, तब नहीं। मानव जीवन के लिए लाभदायक होना चाहिए, तब उसको हम अयस्क कहेंगे। सक्रियता श्रेणी यहाँ आपको बता चुका हूँ, कौन सक्रिय है कौन असक्रिय है, तीनों बता चुका था। इस ये पूरा सीरीज एक बार आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद भी कर लीजिएगा। अगर ऐसा रिएक्शन आता है जो प्रतिस्थापन टाइप की विक्रियाएं आएंगी तो उसमें आप ये आसानी से देख लीजिएगा कौन ज्यादा सक्रिय है, उसी को रिप्लेस कर दीजिएगा एक दूसरे से। धातुओं के निष्कर्षण के चरण। मेटलॉइड प्रोसेस, मेटलर्जिक प्रोसेस। धातुओं को सांद्रण करने की विधियां, अलग करने की विधियां कौन कौन सी हैं, चरण कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा देख लेंगे हम। धातु को पढ़ रहे हैं तो धातुओं को प्रकृति से कैसे निकाला जाता है, तो पहले हम अयस्कों का करते हैं समृद्धिकरण, फिर निष्कर्षण, फिर उसका परिष्करण, परिष्करण में शुद्ध करना, ठीक है। कैसे करते हैं? यहाँ अयस्क है, अयस्क का सांद्रण होगा। इसमें सांद्रण करने के लिए किस किस प्रकार के हैं? एक उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, एक मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। आपने श्रेणी देखी थी, तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातुएं निकाली जाती हैं, ठीक है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को सल्फाइड अयस्क पाया जाता है उनमें, और इनमें कार्बोनेट अयस्क पाया जाता है, ठीक है। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में भी सल्फाइड अयस्क पाया जाता है। इनका सांद्रण करने के लिए हम यहाँ सीना बार यूज करते हैं और यहाँ सीमित वायु में इसका निस्तापन किया जाता है, इनका भर्जन किया जाता है, ठीक है। निस्तापन और भर्जन करके इनका भी भर्जन किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, यहाँ भी सल्फाइड अयस्क होते हैं। भर्जन करने के बाद यहाँ तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है, उसका परिष्करण कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ धातु का ऑक्साइड बनता है, फिर इसका धातु में अपचयन किया जाता है, फिर इस धातु का शोधन करके शुद्ध धातु में प्राप्त की जाती हैं। इसके बीच आने वाली कुछ शब्दावलियां आपको ध्यान में रखनी होगी, परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता है कि गैंग किसे कहते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिनको हम गैंग मीन्स कचरा, ठीक है। भर्जन किसको कहते हैं? सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड वाला जो अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सल्फाइड का अयस्क लिया, खूब तेज गर्म किया, जब वो ऑक्साइड में बदल जाए, अयस्क का ऑक्साइड बन जाए, सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड बन जाए, तो इसी प्रक्रिया को, गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। आगे देखिएगा, ZnSO4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको खूब गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और जिंक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये HGS है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, ये भी ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम भर्जन कहते हैं, गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ये सीना बार है, इसको सीना बार कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन, एक देखा आपने भर्जन, दूसरा गैंग, फिर भर्जन, फिर तीसरा निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को, वो सल्फाइड अयस्क था, ये सल्फाइड अयस्क था, इसका हमने किया भर्जन,
यहाँ कार्बोनेट अयस्क हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। अंतर क्या दोनों में, वहाँ सल्फाइड होना चाहिए, यहाँ कार्बोनेट। सल्फाइड को गर्म करके ऑक्साइड बनाइएगा तो भर्जन कहेंगे, कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड बनाइएगा तो इसको निस्थापन कहेंगे। ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है, इसको गर्म किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निस्थापन। तीसरा चौथा अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। अभी धातु का ऑक्साइड है, इसको कार्बन से रिएक्शन करवा दें अगर हम, तो हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकाल दिया, तो ये प्रक्रिया हम कहेंगे अपचयन। ठीक है, आप जानते हैं किसी भी पदार्थ यौगिक धातु से ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और किसी धातु में ऑक्सीजन का जुड़ जाना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बहुत पुराना ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया पता होनी चाहिए ना। आगे चलिए, परिष्करण में क्या करते हैं, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ये विद्युत अपघटनी का चित्र याद कर लीजिए, बहुत आसान। एक है कैथोड और एक है एनोड। जो ऋणात्मक वाला होता है उसको कैथोड कहते हैं और जो प्लस वाला होता है उसको एनोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ लगाएंगे बैटरी और ये है रॉड। ठीक है, ये क्या है, रॉड है, ये किसी भी चीज की हो सकती है, कार्बन की रॉड हो सकती है। ठीक है, जैसे सेल वोल में लगा रहता है बीचवा में काला सा। और ये है आपका विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये एक टंकी है, टंकी के अंदर हमने दो रॉड लगा दिए, कैथोड और एनोड। ठीक है, अब इसके अंदर जब पानी के अंदर जब करंट पास करेंगे ना, तो जितना ये अपद्रव्य होगा, जो खराब चीज होगा, वो सब कहाँ आ जाएगा, तली में आके बैठ जाएगा। और जो कॉपर होगा, शुद्ध कॉपर धातु जो है, ये कहाँ आ जाएगी, ये हमारे इस कैथोड और एनोड पर इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, ये परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या होगा, कॉपर में तांबा होती है ना, देखिए जो अशुद्ध तांबा है ये चली जाएगी एनोड पर, और जो शुद्ध तांबा होगा वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर। कैथोड मीन्स ऋण वाले पर, ऋणात्मक जो डंडा है उस पर चला जाएगा। विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, उसमें HCl अम्ल थोड़ी सी मिलानी पड़ती है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित, हमको शुद्ध निकालना था, हम यहाँ से शुद्ध कॉपर निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, उनसे हमको कोई काम नहीं, जिसको एनोड पंख कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्षारण। आप एक बार पढ़ चुके हैं, विकृत गंधिता पढ़ चुके हैं। संक्षारण क्या होती है, धातुओं का परत दर परत क्षरण होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता, जब कोई खाद्य पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध हो जाए, खाने के लिए सही ना रहे, उसका गंध बदल जाए, ठीक है, या अम्लीयता उसकी बढ़ जाने से उसका टेस्ट बदल जाए, खट्टा लगने लगे, तो वो विकृत गंधिता कहलाती है। संक्षारण देखिएगा, ठीक है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। मतलब जिस वातावरण में आप किसी तत्व को रखेंगे, पदार्थ को, धातु को रखेंगे, तो वो वातावरण के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। सिल्वर कौन सा अभिक्रिया करता है, सिल्वर मीन्स चांदी, ठीक है। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। चांदी कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। कॉपर अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, कॉपर नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। गजब है भाई। लोहा वाला तो सबके घर होता है, देखा होगा। कॉपर वाला वो चांदी वाला नहीं देखा होगा, वो भी देखा होगा। लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, जंग लग जाता है। संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट करेंगे, तेल लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, यसद लेपन करेंगे। यसद लेपन में जिंक की परत चढ़ा देंगे, क्रोमियम की परत चढ़ा देंगे, एनोडीकरण या मिश्र धातु बना देंगे, उसमें कोई और दूसरा धातु मिला देंगे ना, तो खराब होने से बच जाएगा। जैसे एलॉय व्हील बनाते हैं ना, एलॉय व्हील पहले रिंग में बहुत तेज जो है कि पानी वानी कीचड़ में जब साइकिल का रिंग लेके जाते थे तो खराब होने लगता था, इसीलिए मोटरसाइकिल वाले क्या किए, एलॉय व्हील लगवा दिए, ले जाओ पानी में चलाओ,
खराब नहीं होगा। ये असद लेपन क्या होता है ये बात देख लीजिएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये। असद लेपन किसको कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसको असद लेपन कहते हैं। ठीक है, असद लेपन। यो एलॉय व्हील बताया ना, ये मिश्र धातु बनाने वाला है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब मिश्र धातु आ ही गया, देखिए मिश्र धातु किसको कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि कौन से मिश्र धातु कैसे बनाया जाता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु, दो ठो धातु मिला दीजिए, चाहे धातु के साथ अधातु मिला दीजिए, चाहे अधातु के साथ धातु मिला दीजिए, समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, इनको एक निश्चित मात्रा में मिला के बनाया जाता है। ठीक है, बराबर से। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ कठोर लोहा बनाया जाता है और ये प्रबल हो जाता है। थोड़ा सा लोहे में कार्बन मिला देंगे और मजबूत हो जाएगा। इसी को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ये बाबू स्टेनलेस स्टील जल्दी खराब नहीं होगा, जंग भी नहीं लगेगा और मजबूत भी हो जाता है। तो इस्पात कैसे बनाते हैं? लोहा, निकिल, क्रोमियम, ये तीनों मिला के। ठीक है, आगे चलो थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं। इस्पात को कैसे बनाएंगे? लोहा, निकिल और क्रोमियम से। लोहा Fe प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। ठीक है, पीतल को कॉपर और जिंक मिला के बनाते हैं, कॉपर प्लस जिंक। कांसा कैसे बनाएंगे? कॉपर और टीन मिलाएंगे, कॉपर और टीन मिलाएंगे। सोल्डर वो जो बिजली वाला काम करते हैं, लेड और टीन को मिला के बनाया जाता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिससे बिजली का तार वार जोड़ा जाता है। ठीक है, कांस्य पदक दिया जाता है, जो सबसे थर्ड नंबर पे आता है उसको कांस्य पदक दिया जाता है, कांस्य का। और सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता थी, सब ध्यान रखिएगा। अमलगम, मरकरी, पारद या अन्य तत्वों को जब, ये तो इम्पॉर्टेंट है, अमलगम किसको कहते हैं? जब मरकरी के साथ कोई दूसरा तत्व मिला दिया जाता है तो बनने वाला यौगिक या पदार्थ क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है, अमलगम कहलाता है। 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमलगम किसे कहते हैं? मरकरी के साथ कोई भी तत्व जोड़ेंगे अमलगम कहलाएगा। ठीक है, तो आपका ये लेसन आज हो गया कंप्लीट। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये पूरा लेसन इंपॉर्टेंट है। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा। धातु किसे कहते हैं? धातु क्या है? अधातु क्या है? ठीक है, धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म, धातु व अधातु के गुणधर्म पूछ सकता है। ठीक है, गुणधर्म दो हैं, धातुओं के अधातुओं के गुणधर्म क्या है? एक तो भौतिक गुणधर्म है, भौतिक, और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का अगला पॉइंट क्या है? संक्षारण, धातुओं का संक्षारण। मिश्र धातु, और एक और है मिश्र धातु के बाद क्या है? धातुओं का सांद्रण। धातुओं का सांद्रण कैसे करेंगे? धातुओं का सांद्रण कैसे करेंगे? शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधियां, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधियां, ये सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो इसको सब एक बार रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।